कठपुतली का नाच देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो जो कठपुतली नाच रही है, आप समझ रहे हैं अपने मोशन पे नाच रही है, नहीं उसके जो पपेटियर स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा है, वो रियली कंट्रोल कर रहा है। तो ये बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दे ऑल puppets in the hands of the developed country. The whole game being that Indians must be made to fight each other in the name of religion, caste or something. हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, इस वीडियो में मैं लेके चलता हूं आपको अपने गुरु मार्कंडे काटजू साहब के पास। जस्टिस मार्कंडे काटजू जी को इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे भाई और मेरे सहयोगी अशरफ अहमद। ये एक 12 मिनट या 13 मिनट की पूरी वीडियो क्लिप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें मार्कंडे काटजू जी बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे भारत में पोटेंशियल है 20 साल के अंदर वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप नेशंस बनने में, सुपर पावर बनने में, अमेरिका को भी पीछे छोड़ने में। लेकिन वो क्या कारण है कि वो पीछे रह जा रहा है? एक षड्यंत्र की भी बात कर रहे हैं मार्कंडे काटजू साहब। बिना समय नष्ट किए सीधे मैं इस वीडियो क्लिप की ओर लेके चल रहा हूं। इस वीडियो को वॉच टिल द एंड, अंत तक देखिएगा। मुझे पता है आप लोगों में पेशेंस कम होता है, समय आजकल किसी के पास नहीं होता, ये 30 सेकंड 1 मिनट जनरेशन है। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वो हर लफ्ज जो काटजू साहब के मुंह से निकल रहा है इज वर्थ अ पॉट ऑफ गोल्ड। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं। मार्कंडे काटजू साहब उनमें से एक हैं। मुझसे ज्यादा वेल रेड हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग बचे हैं। राम जेठमलानी साहब अब नहीं रहे, उनकी भी एक एक बात कही गई, वो सत्य है। अफसोस कि वो अब नहीं रहे। नानी पालकीवाला, वाटर लॉयर, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के पीक पे उनको चुनौतियां पे चुनौतियां दी। जस्टिस HR खन्ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने, लेकिन आज तक उनका नाम याद रखा जाता है ऑफ द चीफ जस्टिस वी नेवर हैड के नाम से, जिन्होंने इंदिरा गांधी के पीक पे अपना फुट डाउन रखा और कहा कि ये जस्टिस है, ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस हिसाब से सब चलेगा देश में, किसी प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं। आप लोग जस्टिस काटजू जो आज भी हमारे साथ हैं, माई प्रेयर्स, माई विशेस फॉर हिज बेस्ट हेल्थ। मैं चाहता हूं वो 10-20 साल इसी प्रकार हम लोगों से अपना विजडम शेयर करते रहे, क्योंकि वो हर बात जो वो कहते हैं इज वर्थ अ पॉट ऑफ गोल्ड। और ध्यान रखना, इस देश में, इस दुनिया में बड़े कम लोग अब बचे हैं जो सच बोलते हैं। जस्टिस काटजू सच बोलते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। इस दुनिया में जो बाइडेन हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो, किसी से नहीं डरते हैं। और जिसको डर नहीं होता है किसी का, वही सत्य बोलता है। ओवर टू मार्कंडे काटजू साहब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम के 815वें एपिसोड में हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। जी हाँ, जस्टिस काटजू जी के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जी सर। देखिए, इस दुनिया में असली में 2 दुनिया है। दिस इज नॉट वन वर्ल्ड, देयर आर 2 वर्ल्ड्स। एक तो वर्ल्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे नॉर्थ अमेरिका जहाँ आप रह रहे हैं, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी उसमें आ गया है। और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आते हैं। यस सर। तो हमारा नेशनल एम होना है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री टू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री लाइक USA और कनाडा और यूरोप। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वी विल रिमेन कंडेम्ड टू पॉवर्टी, गुर्बत
बेरोजगारी और malnutrition और lack of health care, lack of good education, ये massive social evils हैं हमारे इंडिया में. So we have to transform India from an underdeveloped to a highly industrialized country. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और पास्ट में ले जाना चाहता हूँ. देखिए, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी और फिर दुनिया भर में फैल गया. तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सारी दुनिया में फ्यूडल सोसाइटीज होती थी, सामंती समाज. और फ्यूडल सोसाइटीज में जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतने प्रिमिटिव और इतने बैकवर्ड होते थे. जैसे इंडिया में जो खेती होती थी, हल से बुलक से खेत की जुताई होती थी. यूरोप में घोड़े से, कुछ कंट्रीज में भैंस से. प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो बहुत कम पैदावार होता था. देयर वाज वेरी लिटिल प्रोडक्शन बिकॉज द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वर वेरी बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव. तो क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन होता था, therefore थोड़े से लोग संपन्न हो सकते थे, रईस हो सकते थे. ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल कुड बी रिच, जैसे किंग्स, एरिस्टोक्रेट, राजा, जमींदार वगैरह. और बाकी 90-95% पॉपुलेशन को गुर्बत में रहना पड़ता था, क्योंकि when the cake is so small, very few people can eat it. ये सिचुएशन ड्रेस्टिकली चेंज हो गई बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैंने बताया 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और फिर दुनिया भर में फैल गया. नाउ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर सो पावरफुल एंड सो बिग. जो पैदावार के साधन हैं इतने बड़े हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि enough wealth can be produced to give a decent life to everybody on earth. Now nobody need be poor. अब किसी को भी गरीब रहने की जरूरत नहीं. पहले रहना पड़ता था क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना कम था. मगर अब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर सो बिग एंड पावरफुल that enough wealth can be generated to give a decent life to everybody, which means a life with a proper income, proper employment, health care, nutritious food, good education and so on. Now, for the first time, a unique situation world history में develop करी after the industrial revolution, which I said started in 18th century. That is that now nobody need be poor. मगर इसके बावजूद 70-75% of the world is poor, despite this unique situation which has been created after the industrial revolution. India mein, for instance, we have thousands of very bright engineers and technicians, scientists. Our IT engineers are manning Silicon Valley in California. If you go to American universities, you will find many Indians who are professors in science, engineering, mathematics and so on. So we have a huge pool of technical talent and we have immense natural resources, which means we have all that is required to transform India from an underdeveloped country to a highly industrialized country within say 20 years. 20 साल से ज़्यादा नहीं लगता था इस प्रोसेस में. जापान में जो 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ, तो उसके पहले जापान वॉज अ बैकवर्ड फ्यूडल कंट्री. मगर जब 1868 के बाद जो उन्होंने went on the path of industrialization and they had modern minded leaders who brought in engineers and scientists from the west, तो 15-20 साल में जापान एक highly industrialized country बन गया. It takes just 20 years for a country to become highly industrialized. So we can do it. But what is it that is preventing this transformation? And this is where we have to go a little deeper. And I have to go into economics, because politics is concentrated economics. Unless you understand economics, you will not be able to understand politics. So, bear with me for a few minutes. I want to explain this. Yes, sir, please. See, cost of labor is a big chunk of the total cost of production. And when the cost of labor is less, then the cost of production is less.
And when the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival. If there is competition in the market, one businessman eliminates another businessman, not with guns, bombs or tanks, but by underselling him, which means selling the same high quality product but at a cheaper price. Now the same happens on the national and international level. To give an example, China before 1949 was a very poor and backward and feudal country. But there was a revolution in 1949 in China, and after that the Chinese leaders set up a massive industrial base. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world in consumer goods. For example, you are sitting in America, you will find in the supermarket that it's packed with Chinese goods. The Chinese will sell at half the price at which the American manufacturer can sell. Because the Chinese labor is cheap. The American labor is expensive. As I told you, cost of labor is a big chunk of the total cost of production. So because Chinese labor is much cheaper than American labor, they are selling the same high quality goods which the American manufacturer can sell, but at half the price, because the Chinese labor is cheap. Now, Indian labor is even cheaper than Chinese labor. If we set up a massive industrial base, we will even undersell the Chinese. You see, once a country sets up a massive industrial base, then everything turns on the cost of labor. A country which has cheaper labor has a distinct advantage over countries which have expensive labor. If India sets up a massive industrial base, then with our cheap labor, we will undersell the whole world, even the Chinese. We will sell goods at 1/3 the price at which the developed countries can sell. So their industries will collapse. Who will buy the expensive goods? And millions will be thrown out of employment. Will they permit that? Will the developed countries permit their industries to be destroyed and millions thrown into unemployment? No, they will not. They will fight that tooth and nail. So how do they prevent India from becoming a mighty industrial giant? They prevent it by making Indians fight each other in the name of religion, caste, language, race, etc. You see, there is a secret unwritten understanding in the developed countries that India must not be allowed to become a developed country. Because if it does, the industries of developed countries will collapse. They will not be able to face the competition. We will sell at half or 1/3 the price. So, therefore, they will do their level best to prevent India from becoming a highly industrialized country. And how do they do that? They do it by making Indians fight each other in the name of religion, caste, language. See, what is this BJP, which is in power? They are just small fries. Their real masters are sitting in the developed countries. The whole game being that Indians must fight each other in the name of religion, so that they remain weak and they don't emerge as a modern industrial giant. All our politicians are actually puppets of the developed countries. Some operate on religious basis, some operate on caste basis. Because as you know, Indian politics is based on religion and caste vote banks. Of course. And the politicians are expert in inciting hatred on the basis of caste and religion and polarizing society. And they are just agents of the developed countries who don't want India to emerge as a modern industrial giant. You see, you must understand the whole game is that India must not be allowed to emerge as a modern industrial giant, of which it has all the potential. We have everything required to become a modern industrial giant. But if we do, then their industries will collapse and millions will be thrown out of employment. So, our national interest is directly contrary to the interest of the developed countries. We must transform India from an underdeveloped to a highly industrialized country. Otherwise, we remain condemned to poverty, unemployment, and lack of health care, child malnourishment, and a host of massive problems. तो हमको तो ये तब्दीली करनी है. अविकसित देश से विकसित देश में हम लोग को इंडिया का परिवर्तन करना है. We have to transform India. But the interest of the developed countries कि ऐसा नहीं होना है, नहीं तो उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, because they won't be able to face the competition of the cheap goods which Indian industry will produce. तो अब
कैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व हुए? दिस कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय historical people struggle. People of India must see through this game. They must expose these people who are polarizing society and making us fight each other in the name of religion, caste and so on. And we must launch a united people struggle, which will take 15-20 years, mind you. There will be tremendous obstacles on the way, and the developed countries will oppose it tooth and nail. But we have to launch this historical, revolutionary struggle, and then that will take 15-20 years maybe. It will not be easy, and tremendous sacrifices will have to be made. Then only it will be successful, and then it will lead to creation of a political order under which there is rapid industrialization and creation of a just society in which all Indians get decent lives worthy of being called lives of a civilized human being, which means lives with good incomes, good employment, health care, proper nutritious food, proper education and so on. So the immediate future of India is dark, but the long-term future is bright. Immediate future is dark because there are powerful forces which are making us fight each other. The whole game being that India should not emerge as a modern industrial giant. ये मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? हाँ जी, तो ये थे जस्टिस मार्कंडेय काटजू। मैं इनकी सारी बात से सहमत हूं। His every word is worth a pot of gold। सिर्फ और सिर्फ एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जब वो कहते हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज का, डेवलप्ड नेशंस का षड्यंत्र है, जो कठपुतलियों की तरह ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस वालों को कास्ट बेस्ड पे पॉलिटिक्स करवाते हैं या रिलीजन बेस्ड पे कराते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि ये जो भी उन्होंने कहा, ये सारा कांड भारत के नेताओं का है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए, ऐसा है, 1947 जिस दिन हम लोग आजाद हुए, उसी दिन रोटी, कपड़ा और मकान पे आपका हक था, आपका बेसिक राइट था कि अबे सरकार बन रही है, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का मतलब ही होता है सरकार इज टू एंश्योर कि रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब्स तो हर किसी के पास हो। ये डे 1 से हमारा हक था, राइट था कॉन्स्टिट्यूशनली। हमें मिला ही नहीं। 30-40 साल तक नारा यही लगते रहा, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन चलिए, उसको फिर भी भुलाया जा सकता है, फॉरगिव किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 30-40 साल हुए थे इंडिपेंडेंट हुए। मुझे याद है नानी फाल्कीवाला साहब अपने हर फरवरी मार्च में जब बजट सेशन रिलीज होता था तो इंदिरा गांधी जी और पूरी भारत सरकार को आड़े हाथ लेते थे ब्रबॉर्न स्टेडियम में। स्टेडियम फुल हो जाता था, 10-10, 30-30 हजार लोग भर जाते थे स्टेडियम में, सिर्फ उनकी बात सुननी। और एक जो फाइनेंस जो बजट पास हुआ होता था, उसकी एक बात पे बारीकी से डिस्कस करते थे और उसका क्रिटिक करते थे कि किस प्रकार से ये गलत है और क्या सही होना चाहिए। और उन्होंने उन दिनों फेमसली कहा था कि भारत में बड़े यूनिक देश है जहां भयंकर पॉवर्टी है, भयंकर गरीबी है, एट द सेम टाइम अट्रोशियस लेवल्स की, ऑब्नॉक्शियस लेवल्स की हमारे यहाँ नेता हैं जो एक्सट्रीमली रिच है। His exact, I remember lines were, he said India is an extremely poor country with very, very poor people and at the same time very, very rich politicians। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बात समझिए। और अब ये गेम चेंज हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान से आज तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन, हम लोग कह देते हैं बस जान ही बच जाए, बस जान हो जाए हमारी, वही बहुत है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमारे पॉलिटिशियंस ही चाहते हैं कि कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, फियर बेसिस पे हम लोग आपस में लड़ते रहें, डिवाइडेड रहें, ताकि ये लोग रूल कर सके। बात समझिए, अगर हम लोग डेवलप्ड हो जाएं और हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब्स, अपनी बेसिक राइट्स जो हमारे 1947 से हमारा फंडामेंटल राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, हमें मिला नहीं, अगर हम उसी के लिए ना लड़ें और अगर वो चीजें हमारी फुलफिल हो जाएंगी तो हम और बड़ी चीजों के लिए लड़ेंगे। हमें जॉब मिल जाएगी तो हम कहेंगे हमें बेहतर जॉब चाहिए, हमें सैलरी मिल जाएगी, हम कहेंगे हम और बेहतर सैलरी चाहिए, हमें अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल मिल जाएंगे तो हम कहेंगे और दो। तो हमारी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये सरकारें चाहती नहीं है कि हम उस स्थिति पे आए। तो ये हमेशा चाहते हैं कि हम लोग गरीब रहें और आपस में लड़ते रहें। 4.5 साल जो आपका डे 1 पे बेसिक राइट था 1947 में, वही ये लोग छीनेंगे आपसे। और
उसके 6 महीने पहले इलेक्शन के 5वां साल कंप्लीट होने के पहले वो दे देंगे, या अपोजिशन पार्टी कहेगी कि हम लोग ये आपको देंगे और इस बेसिस पे इलेक्शन होगा, आप लोग वोटिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, समय होता था इंदिरा गांधी के समय मीसा आया, मीसा लगाया गया, मीसा जिसमें लालू वगैरह और ये भारतीय जनता पार्टी वाले सारे जो है संघ के होते थे, उस समय जेल में डाल दिया गया इनको। इन्होंने फिर भाजपा बनाई, इन्होंने कहा मीसा नहीं होने देंगे। आगे जाके आया टाडा, फिर आया पोटा, और आज है एनएसए और यूएपीए। क्या बदला बताइए? सरकारें बदली, क्या बदला? कानून तो वही है। जो एनएसए के प्रोविजन, यूएपीए के प्रोविजन है, वही पोटा के होते थे, वही टाडा के होते थे, वही मीसा के होते थे। बिना हियरिंग के जेल डाल दिया जाता था, बेल मिलता ही नहीं था। आज यूएपीए और एनएसए में जो है कमेटी बनते 3-3 महीना लग जाता है। अगर आप पे लगाया गया, आप कितने बड़े अच्छे क्यों ना हो, 1 से 3 महीना तो कहीं नहीं गया, आप जेल जाएंगे, और निकलते निकलते 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे आपको, विद वेरी गुड एडवोकेट्स। तो क्या हुआ? तो इससे आपको क्या समझ में आया? ये गेम तो 1970 से चल रहा है, आज 2021 में 50 साल से चल रहा है। मीसा से शुरू हुआ, फिर टाडा पे आया, फिर पोटा पे आया, फिर एनएसए पे आया, फिर यूएपीए पे आया। तो ये क्या कर रही है सरकार? इट्स द सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अगर ये आपको आपके बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे देंगे, तो आप कुछ और मांग करने लगेंगे। आप कल कहेंगे मुझे बेहतर बिल्डिंग दो, मुझे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये आपको 4 हाईवे अच्छे दे देंगे, आप कहेंगे 8 और दो। ये आपको 12 फ्लाईओवर अच्छे दे देंगे, आप कहेंगे 22 और फ्लाईओवर दो। तो आप इनसे और डिमांड करेंगे। तो ये चाहते ही नहीं है उन सब चीजों पे। ये चाहते हैं कि आप जो है कास्ट पे लड़ते रहिए, रिलीजन पे लड़ते रहिए, फेयर बेसिस पे लड़ते रहिए। एक सरकार होती थी जो कि रोटी कपड़ा मकान का लगातार नारा लगाई 30-40 साल, और आज जो 7 साल से आई है उसने आपको ऑक्सीजन के लिए नारा लगा दिया। आप ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, वो आप पे मेहरबानी कर रही है कि अब आपको ऑक्सीजन दे देगी। वो भी प्रॉमिस कर रही है, देगी कि नहीं पता नहीं। 3 लाख लोग मर गए पिछले 1 महीने में कोविड से। अब जो है कोविड जैसे जैसे खत्म हो रहा है, सरकार उसके लिए क्रेडिट ले रही है। ये नहीं बता रही है कि जब 3rd वेव आएगी तो कितने मरेंगे। मैं बता देता हूं, 5 लाख से 10 लाख लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल वैसी ही पाई जाएगी जैसे 2nd वेव में पाई गई थी, ठन गोपाल। और इसमें स्टेट सरकारें इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल की, चाहे सेंटर, ये सब एक बराबर है। वो अरविंद केजरीवाल भी वो अपने फोटो लगा रहे हैं, वापस वो दोबारा अपने आम आदमी पार्टी का जो पेज है वो सोशल मीडिया पे वो वही 3 अस्पताल जो बना ही रहे हैं, वो उसी की फोटो लगा दे रहे हैं। फोटो को ध्यान से देखिए तो अस्पताल बना हुआ नहीं, अस्पताल की मॉडल की फोटो है। उसके आसपास ट्रीज देखिएगा, सब नकली हैं, तो उससे पता चलता है अस्पताल तो बना ही नहीं है। वही 3rd वेव आएगा तो भी नहीं बना होगा, वही स्थिति रहेगी। 2nd वेव में 3 लाख लोग मरे, 3rd वेव में मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 5 से 10 लाख लोग मरेंगे। फिर ऑक्सीजन की किल्लत होगी। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन चल रही होंगे, इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर इन्होंने ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी तो आप बच जाएंगे। आप बच जाएंगे तो आप कहेंगे हम तो बचे हुए हैं, ऑक्सीजन थोड़ी ना एसेंशियल है भाई, ये तो हमारा बेसिक राइट है। आप एक काम करो, अब हमें एम्प्लॉयमेंट दो। तो आप एम्प्लॉयमेंट ना मांगे, ये आपको ऑक्सीजन के लिए तड़पा के मार देंगे। ज्यादा मांगोगे तो वैसे ही मार देंगे। सोचिएगा इसके बारे में। मेरा नहीं मानना है कि ये बाहर का षड्यंत्र है, मेरा मानना है यहाँ के पॉलिटिशियंस का षड्यंत्र है। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का समोसा खा के कैंपा पी के नारा लगाने कौन आएगा? मोदी 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 कौन करने आएगा? हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये करने कौन आएगा? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं। अमेरिका में कोई नहीं, किसी डेवलप्ड नेशन में कोई ऐसे नाराबाजी बकवास नहीं करता है। सिर्फ वेले लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है, कल्चर नहीं होता है, कोई फ्यूचर नहीं होता है, कोई होप नहीं होता, वो इस किस्म के नारे लगाते हैं अपने पॉलिटिशियंस के लिए। ये षड्यंत्र बाहर का नहीं है। जो काटजू साहब ने कहा सब सही कहा, मैं एग्री करता हूं। ये षड्यंत्र यहाँ के नेताओं का, यहाँ के 545 लोकसभा में बैठे लोगों का है, जिन्होंने रियलाइज कर लिया है कि 135 करोड़ लोगों को किस प्रकार से कठपुतली की तरह नचाना है। एक कास्ट लाइन्स पे करता है, एक रिलीजियस लाइन्स पे करता है, एक जो है वो माइनॉरिटी अपलिफ्टिंग की झांसे से करता है, और दूसरा जो है फियर ऑफ माइनॉरिटी दिखा के मेजॉरिटी पे रूल करता है, बेवकूफ बनाता है। और आप कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। एक से रोटी कपड़ा मकान मांगते थे, दूसरे से आज ऑक्सीजन मांग रहे हैं। ये तो आपका 1947 से हक था, ये क्या मांग रहे हैं? आज तो आपको मांगना चाहिए कि भाई मुझे जो है मार्स पे जाना है, उसके लिए आप स्पेस शटल कब रेडी कर रहे हैं एट दी लीस्ट कॉस्ट विथ एक्सट्रीम एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। ये आपका आज राइट होना चाहिए, आपको मांगना चाहिए। अगर हम लोग सही से डेवलप किए होते, जैसे काटजू साहब कह रहे हैं 20 साल में अगर हम लोगों के सही लोग आ जाएं टॉप पे, तो 20 साल के अंदर हम लोग एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकते हैं, सुपर पावर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं।
झांसे वाली नहीं, मोदी जी वाला नहीं, हम बनेंगे 5 ट्रिलियन में। 5 ट्रिलियन छोड़िए, हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकते हैं 20 साल के अंदर, ये फैक्ट है। लेकिन षड्यंत्र ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग, हमारे दुश्मन ये लोग हैं, ये बाहर का कोई षड्यंत्र नहीं है। यही ये जो 545 बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, ये चाहते ही नहीं है आप आगे बढ़े। ये तो आगे बढ़ गए, अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो इनका आगे बढ़ना कम हो जाएगा, आप इनके लिए नारे लगाने बंद कर देंगे। सोचिएगा इसके बारे में। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आज भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है पिछले 15 महीने के लॉकडाउन की मार के कारण और मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन डेज से पिछले 5 साल की मार के कारण मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आप वो सपोर्ट पेटीएम से, पेपाल से, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर से या buymeacoffee.com से कर सकते हैं। सपोर्ट जरूर करिए ताकि मैं बराबर आप लोगों के हक की बात करते रहूं और बराबर देश के लिए जंग लड़ते रहूं। जय हिंद और जय भारत।